गुड मॉर्निंग। चलिए, मेथड की एक्यूरेसी 40% है, 60% है। ये कंप्लेन करने से कई बेटर है कि हम मेथड समझ के इस एक्यूरेसी को कितना बढ़ा सकते हैं, इस पर ध्यान देंगे। कुछ मेथड्स मैं आपको बताऊंगा आयु के कैलकुलेशन के, एज के कैलकुलेशन के। उसके बाद हम देखेंगे कि इनकी एक्यूरेसी में कुछ पैरामीटर्स को दूसरे सिद्धांत यूज करके इनको कैसे बढ़ाया जा सकता है। आज जो बात करेंगे उस मेथड का नाम है अंशायु आंशायु। बेसिकली अंश के ऊपर निर्भर करती है। मेथड थोड़ा सा लंबा है, जटिल लग सकता है, आसान करके समझा दूंगा। कुछ कुंडलियां प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगी। चलिए, अंश आयु के स्टेप समझ लीजिए क्या क्या करना है। राहु और केतु को इसमें शामिल नहीं करते। तो सबसे पहले आपका लग्न यानी कि असेंडेंट और बाकी के ग्रह प्लैनेट्स की राशि और डिग्री को हमें मिनट में परिवर्तित कर लेना है। ग्रह किस राशि में है, कितनी डिग्री का है, उस सब को ले जाके मिनट में परिवर्तित कर लेना है, चेंज कर लेना है। ये हो गया। जो भी आंसर आएगा हर एक का अलग अलग, उसको 200 से विभाजित करना है, 200 से डिवाइड करना है। रीजन क्या है? 3 डिग्री 20 मिनट का एक नौमांश होता है, हमको पता है। इसका मतलब 200 मिनट का एक नौमांश है। और हम ये जानना चाह रहे हैं कि हर ग्रह की राशि और डिग्री को मिला के कितने नौमांश निकल रहे हैं। अभी क्लियर समझ में आ जाएगा। तो दूसरा स्टेप हो गया, 200 से डिवाइड कर दोगे, कैलकुलेटर से कर लोगे। जो भी आंसर आएगा, ये सबका आंसर अलग अलग आएगा, है ना, हर ग्रह का, लग्न का। अब उसको 12 से विभाजित करना है, 12 से डिवाइड करना है। और जो शेष बचेगा, मतलब कि मान लीजिए आपका आंसर आया 26, तो इसको जब 12 से डिवाइड करोगे तो 12 से 2 बार जाएगा, यानी 24। तो शेष क्या बचा? 2। 26 में से 24 को माइनस कर दोगे तो दो बचेगा, वो आपका शेष कहलाएगा। इस तरह से आने वाली आयु हर एक ग्रह की अलग अलग आयु कहलाएगी। उस सबको जोड़ देंगे, टोटल आयु आ जाएगी। लेकिन इसके बाद इसमें हम करेंगे भरण संस्कार। इसका मतलब ग्रहों द्वारा दी जाने वाली आयु में कुछ आयु जोड़नी होगी, और जिसमें एक ही स्टेप होगा। भरण संस्कार में एक ही स्टेप है। और इसके बाद हम करेंगे हरण संस्कार डिडक्शन, यानी कि आने वाली आयु में से हमें कुछ घटाना पड़ेगा। और हरण संस्कार में 3 स्टेप हमें करने होंगे। पूरी प्रोसेस थोड़ी सी लंबी लग सकती है, थोड़ी सी है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से हो जाता है। चलिए, पहले छोटा सा उदाहरण एग्जांपल में दिखा दे रहा हूं। मान लीजिए कोई ग्रह कर्क राशि में, कैंसर साइन में 20 डिग्री 15 मिनट है। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि 3 राशि निकल चुकी, क्योंकि ये चौथी राशि में है। तो 3 राशि निकल गई। चौथी राशि में 20 डिग्री 15 मिनट। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, 3 राशि 20 डिग्री 15 मिनट, या अपनी भाषा में मैं इसको लिख रहा हूं 3 साइन 20 डिग्री 15 मिनट। 3 साइन 20 डिग्री 15 मिनट। आपको जैसे लिखना है वैसे लिख लीजिए। पहला स्टेप क्या है? सबको मिनट में बदलना है। एक एक करके समझा रहा हूं, उतना टाइम लगता नहीं है, समझाने में लगेगा। 3 राशि को क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे? 90 डिग्री। एक राशि होती है 30 डिग्री की, तो 3 हो गई 90 डिग्री की। तो ये हो गया 90 डिग्री। 20 डिग्री और 15 मिनट मैंने ऐसा की ऐसा छोड़ दिया है। अब अगर इन दोनों को जोड़ दोगे, चूंकि दोनों ही डिग्री है, तो क्या आ जाएगा आंसर? 90 और 20 आ जाएगा आपका 110 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, 110 डिग्री 15 मिनट। अब आपको 110 डिग्री को मिनट में चेंज करना है। 1 डिग्री में होता है 60 मिनट। तो 110 का गुणा 60 में करोगे तो आ जाएगा 6600 मिनट। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, इसलिए 110 डिग्री में 60 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6600 मिनट। क्या किया है मैंने? 60 का गुणा कर दिया है। और 15 मिनट आपके पास पहले से ही है, तो कुल मिला के मिनट आ जाएंगे 6615। तो पहला स्टेटमेंट कि ग्रह किस राशि में है, किस डिग्री में है, उस सब को आप चेंज कर लेंगे काय में, मिनट में, जो हमने कर लिया। इसके बाद क्या करना है?
200 से विभाजित करना है। कैलकुलेटर से 6615 को 6615 को 200 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 33.08, 33.08। ये 0.07 भी हो सकता है, डेसिमल में आप करेक्शन कर लेना, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, 200 से विभाजित किया, अब देखना है 12 से ज्यादा है क्या। 12 से ज्यादा है, इसका मतलब मुझे अब इस आंसर को 12 से विभाजित करना है। 12 12 के पेयर बाहर निकाल दो, तो 12 का टेबल, 12 का पहाड़ा पढ़ोगे, 12, 24 और 36, तो 36 से ये छोटा है, यानी क्या करना है, 2 बार जाएगा, यानी इसमें से 24 घटा दोगे, 2 बार जाएगा, शेष कितना बचेगा, 33 में से 24 घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9.08। यानी कि जिस ग्रह की हम बात कर रहे थे यहां पे, उसके द्वारा आपको दी जाने वाली आयु है 9.08 वर्ष। यहां तक इस तरह हमें लग्न का और सभी ग्रहों का कैलकुलेशन करना है। अब हम एक वास्तविक एग्जांपल ले लेते हैं और उसके ऊपर सारे स्टेप करने वाले हैं। ये एक कुंडली है, यहां पे लग्न का, सूर्य का, चंद्रमा का, मंगल का, बुध, इस तरह से सारे ग्रहों के लॉन्गिट्यूड यानी कि राशि और डिग्री यहां पे मैंने दी हुई है। कैलकुलेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यही चीज, लग्न किस डिग्री में है, चंद्रमा या सूर्य किस डिग्री में है, मरकरी, मार्स, सारी डिग्री हमने लिख ली। यहां पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, लग्न का देख लीजिए एग्जांपल, मैं आपको दो एग्जांपल, लग्न का एग्जांपल क्या है, 3 साइन यानी 3 राशि 27 डिग्री, 3 राशि का मतलब 90 डिग्री, अभी हमने देखा, प्लस 27 डिग्री आपके पास ऑलरेडी है, तो कितना हो गया 117 डिग्री और 56 मिनट में ऐसे ही लिखा, छोड़ दे रहा हूं। लग्न को कन्वर्ट किया, 3 राशि का मतलब 90 डिग्री और 27 डिग्री आपके पास है वहां ऑलरेडी, तो 117 डिग्री 56 मिनट, ठीक है। इस तरह से आपका डिग्री का 117 डिग्री 56 मिनट आ जाएगा। चंद्रमा का देख लीजिए, एक एग्जांपल और बता दे रहा हूं, 9 राशि 5 डिग्री 37 मिनट, 9 राशि का मतलब है 270 डिग्री, 9 का गुणा 30 से करोगे, एक राशि में 30 डिग्री होते हैं, तो 270 डिग्री, 5 डिग्री ऑलरेडी आपके पास है क्योंकि यह 9 राशि 5 डिग्री, तो हो गया 275 डिग्री और 37 मिनट आपको दिया हुआ है। तो आसान है, डिग्री देख के बहुत जल्दी से आप कैलकुलेट कर लोगे। ये डिग्री आ गई और मिनट आ गए। अब क्या करना है, डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 का गुणा, यानी कि इस 117 में 60 का गुणा करेंगे और 56 को जोड़ देंगे। 117 डिग्री है, 56 मिनट है, तो जब 117 का गुणा 60 से करोगे तो पूरा मिनट आ जाएगा और मिनट को मिनट में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 117 का गुणा 60 में करोगे तो आंसर आएगा 7020, और चूंकि 56 मिनट और है यहां पे, तो 56 को ऐड करोगे तो 7076 आ जाएगा। यानी डिग्री को 60 में गुणा कर लो और मिनट को जोड़ दो। इस तरह से मेरे पास पूरा मिनट में मैंने चेंज कर लिया लग्न और 7 ग्रहों को, असेंडेंट को और 7 प्लैनेट्स को। कैलकुलेटर उठाएंगे, सबको 200 से 200 से डिवाइड कर देंगे, सबके आंसर आ जाएंगे। दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद आप 3 डिजिट में ले लीजिए, 2 अंकों में ले लीजिए, 3 अंकों में ले लीजिए, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। मैं अभी 3 अंकों में ले रहा हूं। अगर 12 से ज्यादा है तो क्या करेंगे, 12 से इसको विभाजित कर देंगे, मतलब कि ये 35 है, 35 है, 12 का पहाड़ा पढ़ोगे, 12 दूनी 24, बचेगा कितना 11.38। ये 64 है, 64 है आपका यहां पे, 12 का पहाड़ा पढ़ोगे, टेबल पढ़ोगे, 5 गुना 60 हो जाएगा, बचेगा कितना 4.235, मतलब 12 12 के कितने पेयर निकल रहे हैं उनको हटा दो, बाकी को ले लो। अब यहां पे 2 अंक में करना हो 2 में कर दो, दशमलव के बाद 2 अंक लेने हैं 2 ले लो, 3 लेने हैं 3 ले लो, आपकी मर्जी है ना। मैंने एक जगह 3 एक जगह 2 इसलिए लिए हैं, ये दिखाने के लिए कि बहुत ज्यादा फर्क मुझे नहीं पड़ता, तो आप कोई भी ले सकते हो, 2 ले लो 3 ले लो, ठीक है। चलिए मैंने क्या किया, अब ये जो आयु आई है ये पूरी, ये उस जातक को ग्रहों द्वारा दी जाने वाली आयु है। इन सबको जोड़ोगे आयु आ जाएगी, लेकिन इसमें मुझे करना है भरण संस्कार और हरण संस्कार। सबसे पहले मैं भरण संस्कार करूंगा, यानी कि आयु में जोड़ा जाएगा, और इसमें केवल एक ही नियम होता है, क्या है वो,
नियम 4 है, भरण संस्कार में स्टेप एक ही है। यदि कोई ग्रह उच्च राशि में है, कोई प्लैनेट एग्जॉल्टेड है या वक्रीय है यानी कि रेट्रोग्रेड है, कोई ग्रह उच्च राशि में है या वक्रीय है, तो उसके द्वारा दी जाने वाली आयु का गुणा हम 3 से करेंगे। राशि उच्च राशि का ग्रह और वक्रीय ग्रह है, उसके द्वारा दी जाने वाली आयु का गुणा 3 से कर दीजिए। ठीक है, पहला नियम। दूसरा, यदि ग्रह वर्गोत्तम हो, वर्गोत्तम का मतलब लग्न चार्ट में, असेंडिंग चार्ट में और D9 चार्ट में एक ही राशि में अगर ग्रह है तो वो क्या कहलाएगा? वर्गोत्तम। तो यदि कोई ग्रह वर्गोत्तम में है, अपनी ही राशि में है, अपने ही नौमांश में है या अपने ही दृष्टकान में है, नौमांश मतलब D9 चार्ट, दृष्टकान मतलब D3 चार्ट। इसका मतलब आसान भाषा में, अगर लग्न कुंडली में ग्रह प्लैनेट अपनी राशि में है, अगर ग्रह नौमांश में अपनी राशि में है या फिर ग्रह दृष्टकान में अपनी राशि में है, इन तीनों में से ग्रह कहीं भी अगर अपनी राशि में है तो उसको अपनी ही राशि, अपना नौमांश या अपना दृष्टकान माना जाएगा और उसके द्वारा दी जाने वाली आयु को आप 2 से गुणा कर देंगे। तो वर्गोत्तम ग्रह का होना, अपनी राशि में होना, अपने नौमांश में होना और अपने दृष्टकान यानी D3 चार्ट में होना, D3 दृष्टकान, इन सबका गुणा 2 से करेंगे। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन कि मान लीजिए ग्रह उच्च राशि का भी है और वर्गोत्तम भी है, तो 3 से करेंगे या 2 से करेंगे? अगर ग्रह उच्च राशि का है तो आपको क्या देखना है कि क्या ये वर्गोत्तम तो नहीं है। उच्च राशि का ग्रह अगर वर्गोत्तम हो गया तो फिर वर्गोत्तम वाला नियम लागू होगा, यानी कि गुणा 2 से करोगे। ठीक है, अभी फिर से मैं आसान भाषा में भी समझा दूंगा। उच्च राशि का ग्रह का गुणा 3 से करोगे, लेकिन उच्च राशि का ग्रह अगर वर्गोत्तम हो जाए, नौमांश में भी उसी राशि में चला जाए, तो गुणा हम 2 से कर देंगे। लेकिन ग्रह अगर वक्रीय है तो आसान भाषा में वक्रीय ग्रह के लिए कुछ नहीं देखना, वक्रीय ग्रह का गुणा 3 से ही करना है। वक्रीय ग्रह का गुणा 3 से ही करना है, फिर चाहे वो किसी भी उसमें हो, राशि कोई भी हो, वर्गोत्तम हो, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो सीधी सीधी बात है, उच्च राशि के ग्रह को देख लो एक बार, वर्गोत्तम तो नहीं है। वर्गोत्तम है तो 2 से गुणा कर दो, नहीं तो उच्च राशि एग्जॉल्टेड प्लैनेट की दी जाने वाली आयु का गुणा 3 से कर दोगे। वक्रीय ग्रह रेट्रोग्रेड प्लैनेट का गुणा हमेशा 3 से करना है और बाकी सब का गुणा आपको 2 से करना है। तो भरण संस्कार उसी कुंडली की हम बात कर रहे हैं, उस कुंडली पे आ जाते हैं। ये लग्न चार्ट है, एक तरफ नौमांश चार्ट आपको मिलेगा। पहले भाव से शुरू करते हुए 12वें भाव तक चलेंगे, लग्न कुंडली में सारे प्लैनेट देखेंगे। पहले भाव में है सैटर्न यानी कि शनि, अपनी राशि में नहीं है। ठीक है, उच्च राशि में नहीं है। नौमांश में देख लेते हैं, नौमांश के 11वें घर पे आओगे तो शनि अपनी ही राशि में मिलेगा। तो कोई ग्रह अपनी राशि में हो या अपने ही नौमांश में हो तो 2 से गुणा कर देंगे। तो शनि के साथ आपको क्या मिला कि इसका गुणा 2 से करना है, मैं 2 लिख दे रहा हूं। कुंडली के दूसरे भाव में ग्रह लग्न चार्ट में मंगल, मंगल सूर्य की राशि में है। नौमांश कुंडली में 6वें घर में आओगे तो मंगल आपको सूर्य की राशि में ही मिलेगा, यानी कि वर्गोत्तम है। और ग्रह वर्गोत्तम हो जाए तो इसका गुणा भी 2 से कर देंगे। शनि, सैटर्न, मंगल, मार्स, इन दोनों का गुणा 2-2 से करना है। कुंडली के लग्न चार्ट में 5वें घर पे आ जाओ, सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य राशि नंबर 8 में है और नौमांश में 6वें घर में देखोगे सूर्य अपने ही नौमांश में है, क्योंकि लियो साइन सिंह राशि में है। तो इसका मतलब सूर्य भी अपने नौमांश में चला गया, तो सूर्य का गुणा भी 2 से कर दोगे। मरकरी यानी कि बुध भी लग्न कुंडली में कहां है? 5वें घर में, मंगल की राशि में, और नौमांश में देखेंगे तो कुंडली के 8वें घर में 7वीं राशि में है, यानी कि बुध ना तो उच्च राशि में है, ना अपने नौमांश में है, ना ही अपनी राशि में है। इसका मतलब कुछ नहीं करेंगे। राहु केतु को लेते नहीं है, तो आ जाएंगे कुंडली के लग्न चार्ट में 6वें घर पे शुक्र,
शुक्र है आपका 9वीं राशि में, सैजिटेरियस में, धनु राशि में, और नवमांश चार्ट में 8वें घर में देखोगे तो अपने ही नवमांश यानी कि तुला राशि लिब्रा में चला गया, यानी कि वीनस शुक्र अपने ही नवमांश में है, तो इसके द्वारा दी जाने वाली आयु का गुणा 2 से कर देंगे। ठीक है, तो केवल बुध का अभी तक छोड़ दिया है क्योंकि कुछ भी नहीं मिला, बाकी चारों ग्रह का गुणा 2 से कर रहे हैं। चंद्रमा पे आ जाते हैं। लग्न कुंडली के 7वें घर में 10वीं राशि में है, और इधर चंद्रमा 6वीं राशि में है, यानी चंद्रमा भी ना तो वर्गोत्तम है ना अपनी राशि में है। ठीक है, तो इसका गुणा किसी से नहीं करेंगे। थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं, ज्यादा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, बचता है एक ग्रह कुंडली का 11वां घर, गुरु जुपिटर वक्रीय है। वक्री ग्रह देखते से ही क्या करना है, 3 का गुणा, और कुछ देखना ही नहीं है, तो गुरु का गुणा 3 से कर देंगे। तो क्या हुआ, जुपिटर द्वारा दी जाने वाली आयु का गुणा 3 से, पहले भाव में बैठा शनि उसका गुणा 2 से, दूसरे भाव में बैठा मंगल यानी कि मार्स उसका गुणा 2 से, 5वें घर में बैठा सूर्य चूंकि अपने ही नवमांश में है इसका गुणा 2 से, लग्न कुंडली के 6वें भाव में बैठा वीनस यानी कि शुक्र चूंकि अपने ही नवमांश में है, तुला राशि में चला गया, इसका गुणा 2 से, यानी कि 4 ग्रह तो 2 से गुणा करना है, और एक ग्रह का, एक प्लैनेट की आयु का गुणा 3 से करना है। इसके बाद दृष्टांत चार्ट D3 भी देख लो, केवल दृष्टांत चार्ट पे नजर मार लो, क्या कोई ग्रह ऐसा है जो अपनी राशि में है। पहले घर से देख लो, शनि मंगल बुध, सैटर्न और मरकरी 12वें साइन में है, जुपिटर का साइन है, यानी अप्लाई नहीं होता। 6ठे घर में शुक्र बैठा है सिंह राशि में, इसकी राशि नहीं है। गुरु अपनी राशि में नहीं है 6वें घर में, 7वें घर में। 9वें घर में सूर्य अपनी राशि में नहीं है। मंगल 10वें घर में, मार्स अपनी राशि में नहीं है। मून चंद्रमा 11वें घर में अपनी राशि में नहीं है। इसका मतलब D3 चार्ट में कोई भी भरण संस्कार का नियम लागू नहीं होता है। तो हमें 5 ग्रह मिले, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। सूर्य चूंकि टेबल देख लो, सूर्य नवमांश में, अपने ही नवमांश में है, कलर चेंज कर लो एक सेकेंड। सूर्य अपने ही नवमांश में, सिंह राशि में, तो क्या हुआ 2 से गुणा, या नीचे 2 लिख देता हूं। मंगल चूंकि वर्गोत्तम है तो उसका गुणा 2 से, ये नीचे वाली टेबल में मैं लिख दे रहा हूं। गुरु वक्री है, जुपिटर रेट्रोग्रेड है, तो उसका गुणा 3 से। शुक्र चूंकि तुला राशि में अपने ही नवमांश में है तो इसका गुणा 2 से कर लेंगे, और शनि भी अपने ही नवमांश में है तो इसका गुणा 2 से। तो कुल मिला के 5 ग्रह में हमें संस्कार करना है। टेबल पे चले जाते हैं। हमने अभी तक जो कैलकुलेशन किए थे वो ये थे, ग्रहों द्वारा दी जाने वाली आयु। अब मैं इसी टेबल को लेकर आगे बढ़ूंगा, बाकी सब हटा दे रहा हूं। ये फाइनल आंसर आया था कि किस ग्रह ने लग्न में कितनी आयु दी है। मुझे करना है भरण संस्कार, जिसको मैंने लिखा है BS। लग्न में कुछ परिवर्तन नहीं है, सूर्य का गुणा 2 से करना था, मंगल का गुणा 2 से, जुपिटर गुरु का गुणा 3 से, इस तरह से लिख दिया, और इसको मल्टीप्लाई गुणा करके सामने आंसर लिख दिए। लग्न वैसे ही आ जाएगा, चंद्रमा एज इट इज रहेगा, मरकरी भी सेम आ जाएगा। जिनमें भरण संस्कार करना है बस उसके सामने नंबर लिख के उसका गुणा कर देंगे। तो जब सूर्य का गुणा 2 से करोगे, 4.24 का गुणा 2 से करोगे तो 8.48 आ जाएगा। यह आपका हो गया भरण संस्कार। ग्रहों की राशि डिग्री को मिनट में बदल दिया, 200 से भाग दिया, जो आया उसमें 12-12 के पेयर निकाल के बची हुई एज ले ली, आयु ले ली। उस आयु में भरण संस्कार किया। भरण संस्कार का मतलब जो नियम थे, स्वराशि, वर्गोत्तम, अपने नवमांश, अपने दृष्टांत, या फिर वक्री ग्रह हो, ठीक है, या उच्च राशि में हो। यह फाइनल आंसर यहां तक आया। अभी अब इसी को शीट को लेके आगे काम करेंगे, लेकिन जाएंगे काय पे, हरण संस्कार। और हरण संस्कार में 3 स्टेप हैं। पहला है चक्रपथ हरण। इसका मतलब क्या है, यदि लग्न कुंडली में कोई ग्रह 12वें घर से लेके 7वें घर तक है, लग्न कुंडली में कोई ग्रह 12वें घर से लेके 7वें घर तक है, तो फिर उसकी आयु में कुछ कमी हो जाएगी, जिसे कहेंगे हरण। किस किस तरह से होगी वो टेबल पर नजर डाल लीजिए। मान लीजिए कुंडली के
12वें घर में कोई ग्रह है, 12वें घर में, और अगर वो मैलेफिक प्लैनेट है, अशुभ ग्रह है, तो पूरी आयु, उसके द्वारा दी जाने वाली पूरी आयु का हरण हो जाएगा, खत्म कर दोगे। और अगर शुभ ग्रह है तो केवल आधी आयु, हाफ आयु कम हो जाएगी। इसी तरह से अगर कुंडली के 11वें घर में, 11वें घर में कोई ग्रह बैठा है, शुभ ग्रह है तो 1/4, शुभ ग्रह है तो 1/4, और अगर अशुभ ग्रह है तो आधी आयु कम कर देंगे। इस टेबल के हिसाब से चीजें कर लेंगे। ये टेबल और जितनी भी टेबल इसमें आपको बता रहा हूं, ये आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। अभी कुछ एडिशनल चार्ट भी आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए, 3 चार्ट मैं आपको क्लास में प्रैक्टिकली यहां करवाऊंगा। चलिए तो देख लेते हैं। 12वें घर में कोई ग्रह है, केतु को ऑलरेडी लेते नहीं है, छोड़ देते हैं। 11वें घर में गुरु है जो कि एक शुभ ग्रह है। 11वें घर में टेबल पर देख लो, शुभ ग्रह की 1/4 आयु कम कर देंगे। तो जो मेरी भरण संस्कार के बाद आयु आई थी, उसमें जुपिटर यानी गुरु की आयु में से 1/4 कम कर देंगे। इसके बाद 7वें घर में चंद्रमा है और कोई ग्रह 7 से 12 के बीच में नहीं है। 7वें ग्रह टेबल पर देख लो, 7वें ग्रह में शुभ ग्रह है, यानी कि 1/12, 1/12 एज चंद्रमा की कम कर देंगे। 1/12 आयु चंद्रमा की आयु में से घटा देंगे। ये हरण संस्कार का पहला चरण है, चक्रपथ हरण, जिसमें ग्रह 7 से 12 के बीच में हो ग्रह भाव में, तो आयु में कुछ कमी करेंगे, इस टेबल के हिसाब से कर देंगे। ठीक है, पहला स्टेप हो गया चक्रपथ हरण, यहां आपको ग्रह देखने हैं। दूसरा स्टेप है अस्तंगत हरण, यानी कि अगर ग्रह अस्त हो, इस सिद्धांत में अस्त होने का नियम है, चंद्रमा अगर सूर्य से 12 डिग्री आगे पीछे है तो अस्त माना जाएगा। मंगल के लिए, मार्स के लिए 17 डिग्री, मरकरी बुध के लिए 14 डिग्री, वक्रीय जुपिटर, वक्रीय गुरु रेट्रोग्रेड जुपिटर के लिए 12 डिग्री और मार्गी जुपिटर के लिए 11 डिग्री है। और शुक्र और शनि को सैटर्न और वीनस को इसमें शामिल नहीं करेंगे। ये क्यों नहीं करेंगे, इसके पीछे नहीं जा रहा हूं, कई सारे मत मिलेंगे, है ना। लेकिन अब यदि पराशरी मत को जो ट्रांसलेशन हुआ है संस्कृत से, उसमें कई मत है अलग अलग। हम अभी इस मत को मान के चल रहे हैं कि शुक्र और शनि ही वहां पर लिखा हुआ है और उसको इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो अस्त ग्रह की आधी आयु कम हो जाएगी। और इस कुंडली में बुध जो ग्रह है वो अस्त है, जो टेबल हमने दी थी लॉन्गिट्यूड की, उसमें आपको दिख जाएगा। तो अस्तंगत हरण यानी अस्त वाला जो प्लैनेट है, दूसरा हरण हम उसका करेंगे। ये हरण का कैलकुलेशन एक साथ में आपको दिखा दूंगा। तीसरे स्टेप पे आ जाते हैं, शत्रु क्षेत्र हरण। नाम से समझ में आता है 1/3 आयु कम हो जाएगी। अगर कोई ग्रह शत्रु की राशि में है तो उसके द्वारा दी जाने वाली आयु में से 1/3 आयु कम कर देंगे। शत्रु क्षेत्र क्या होगा, महर्षि पराशरी द्वारा दिया गया नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र, जो आपको बहुत पहले बता चुका हूं, हर जगह मिल जाएगा, अवेलेबल भी है। तो मैंने केवल यहां लिखा है कौन सा ग्रह नैसर्गिक रूप से किसको शत्रु मानता है। सूर्य शनि और शुक्र को शत्रु मानता है, चंद्रमा नैसर्गिक रूप से किसी को शत्रु नहीं मानता। इस तरह से ये पूरी टेबल आपको दी हुई है। नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र पराशर ऋषि द्वारा दिया हुआ, उसको यूज कर रहे हैं। देख लेते हैं, लग्न कुंडली पे आ जाओ। शनि चंद्रमा की राशि में है और शनि टेबल में देखोगे चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, तो शनि की आयु में से, सैटर्न की आयु में से 1/3 आयु कम कर दी जाएगी। मंगल मार्स सूर्य की राशि में है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सूर्य और बुध मंगल की राशि में है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शुक्र गुरु की राशि में है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानता, तो शनि की राशि में है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तक तो ठीक है। गुरु के लिए शुक्र शत्रु है, लेकिन नियम एक और है जो नीचे आपको मिल जाएगा। अगर ग्रह वक्रीय हो, ग्रह ये दिख रहा है यहां नीचे, अगर वक्रीय ग्रह है तो उसके
हरण नहीं करेंगे, यानी कि शत्रु क्षेत्र में हरण नहीं करेंगे, और मंगल का भी शत्रु क्षेत्र में हरण नहीं किया जाता है। वक्री ग्रह बहुत ज्यादा बली होता है और मंगल को सेनापति माना जाता है, इस कारण यह कहा गया है कि यह भी शत्रु क्षेत्र में बली माना जाएगा। तो इसमें हम वक्री ग्रह और मंगल को शामिल नहीं करेंगे। तो केवल शनि है जिसकी आयु को हम यहां पर हरण में ले जाएंगे। अब जो तीनों हरण किए मैं उसको आपको एक साथ चार्ट में कैलकुलेशन में दिखा देता हूं जी। गुरु नहीं, कोई भी ग्रह अगर वक्री है तो उसको शामिल नहीं करेंगे, और मार्स को, मंगल को बली मानते हैं शत्रु क्षेत्र में भी, इसलिए उसको नहीं करेंगे। क्लियर है? ठीक, चलिए अब आ जाते हैं। अभी हमने लास्ट टेबल में भरण संस्कार के बाद यहां तक पहुंचे हैं, तो अब हम टेबल को कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से स्टार्ट करेंगे, बाकी सब मैं हटा दे रहा हूं। तो ये आ गई फाइनल टेबल हमारे पास। अब जो हमने तीन तरह के हरण की है, पहला था हमने चक्रपथ हरण किया, जिसमें चंद्रमा और गुरु, मून और जुपिटर का चक्रपथ हरण हुआ। चंद्रमा की आयु में से 1/12 1/12 कम करना है, गुरु की आयु में से 1/4 यानी कि 1/4 कम करना है। कैसे करेंगे देख लीजिए, एक आसान तरीका बता देता हूं। गुरु की आयु है यहां पे 4.5, मुझे इसमें 1/4 कम करना है, या तो इसका 1/4 निकाल लो, या बहुत आसान तरीका है, अगर 1/4 कम करना है तो आप क्या करो, नीचे वाले 4 में से ऊपर वाला माइनस करो, क्या बचेगा 3, तो इसको लिख लो 3/4 3/4, और 1/4 कम करने की जगह सीधा गुरु की, जुपिटर की आयु में 3/4 का गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। या तो इसमें से 1/4 निकाल के उसको घटाओ, माइनस करो, या सीधे 3/4 माइनस कर दो। जैसे 4.5 4.5 को मैंने सीधा 3/4 से गुणा किया, तो आपका यह आएगा 13.5। जब 3 का गुणा कर दो, 4 से विभाजित कर दो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरह से चंद्रमा की आयु 1/12 का कम करनी है, तो 12 में से 1 घटाओ, क्या बचा 11/12 11/12। तो इसका मतलब चंद्रमा के द्वारा दी जाने वाली आयु में 11 का मल्टीप्लाई कर दो, 11 का गुणा कर दो और 12 से भाग दे दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपको शनि की आयु में से क्या करना है, 1/3 कम करना है, तो 1/3 ना करने की जगह आप 3 में से 1 गया 2, आप शनि द्वारा, सैटर्न द्वारा दी जाने वाली आयु में 2 का गुणा करो, 3 से भाग दे दो, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। चलिए, चक्रपथ हरण में चंद्रमा और गुरु का हरण किया, तो बची आयु 9.79 और गुरु की बची 3.37। ठीक है, पहला हरण हुआ। दूसरे स्टेप में अस्त किया था, बुध का अस्त हुआ है, मरकरी का, आधी आयु कर दी, 3.48 बच जाएगी आधी करने के बाद। तीसरे हरण में हमने देखा था शनि का 1/3 आयु कम करना है, तो शनि की 1/3 आयु कम करने के बाद बचेगा 12.70। अब इन सबको घटा दो, जिसमें से कुछ नहीं घटाना, जैसे लग्न में से कुछ नहीं घटाना, तो इसको वैसे के वैसा रख दो। तो कुल मिला के मेरे पास ये पूरी आयु आई है, और अब मैं इसका फाइनल टोटल करूंगा, तो जातक की आयु होनी चाहिए 71 वर्ष 71। ये कुंडली सबको पता ही है ऑलरेडी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की है। 67th ईयर में उनका डेथ हुआ, 66 कंप्लीट कर लिया था। आपका आंसर आया है 71। क्रॉस से सुन लीजिए एक चीज, हां, जब आप कोई बुक पढ़ते हैं, मैं ये स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, जब आप कोई बुक पढ़ें, चाहे वो कितने बड़े भी इंस्टीट्यूट की हो या कितने बड़े भी विद्वान की हो, अगर कोई कैलकुलेशन दिए हैं तो पर्सनली पेपर लेके उनको चेक कीजिए, क्योंकि ये एग्जाम्पल कई जगह मैंने भी पढ़ा है जब मैं सीखता था, और उन्होंने कैलकुलेशन कुछ गलत किए हैं, जिसकी वजह से वो आंसर 66.7 ले आए हैं कुछ जगह पे, कुछ जगह आंसर 67.4 या ऐसे आसपास मिल जाएंगे, लेकिन वहां कैलकुलेशन की गलती है। और मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि बुक में जो कैलकुलेशन है वो हमेशा सही नहीं होते, बहुत अच्छी बुक्स में भी, तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रख लीजिए। अब 67th की एज में मृत्यु हुई, आपका आंसर आया है 71। 4 साल का गैप बिल्कुल आया है। मैंने आपको कहा भी नहीं कि 100% एग्जैक्ट आएगा या ये मेथड सबकी जगह अप्लाई होगा, लेकिन
3 पैरामीटर्स और हैं, मैं इससे कैलकुलेशन करूंगा, फाइनल आंसर आएगा, इसके बाद मैं अगला सिद्धांत इसके ऊपर अप्लाई करूंगा जिससे एक्यूरेसी सुधरेगी, फिर मैं दूसरा स्टेप अप्लाई करूंगा, फिर मैं तीसरा स्टेप अप्लाई करूंगा। इस तरह से जब हम 4 स्टेप अप्लाई कर चुके होंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम इस एक्यूरेसी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अभी सबसे पहले मैं आपको कुछ मेथड्स ही बताऊंगा। इस मेथड का एक और एग्जांपल अभी थोड़ा लंबा हो जाएगा आई गेस, है ना। तो एक काम करते कल कर लेंगे। अभी आपको टेबल आपको मिल जाएगी, कुछ मैं एग्जांपल के लिए चार्ट दे रहा हूं आपको, उसका भी प्रैक्टिस कर लीजिए। कल इसका एक सेकंड एग्जांपल सेम मेथड को यूज करेंगे दूसरे चार्ट पे, ठीक है। एक बार इनको चार्ट दे दीजिए।